हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ऑन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अपने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का आगे का पोर्शन। अभी तक हम लोग ने देख रखा है न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, नाइट्रोजनस बेसिस, 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर के बारे में। इसके अलावा पॉलीपेप्टाइड चेन, नाइट्रोजनस बेसिस के रिंग स्ट्रक्चर्स, प्यूरिन पायरिमिडीन बेसिस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, एडनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, इन सभी के बारे में अभी तक हम लोगों ने अच्छा खासा ओवरव्यू देख रखा है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। मतलब जेनेटिक मटेरियल वास्तव में कौन सा मॉलिक्यूल है, इसके लिए खोज शुरू हुई। ठीक है, अब देखो इस समय के दौरान बहुत सारे साइंटिस्ट्स जैसे कि मिशर, ग्रिगोर मेंडल, वॉल्टर सटन, टी.एच. मॉर्गन, इस तरह के बहुत सारे साइंटिस्ट्स अपने अपने लेवल पे अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वास्तव में जेनेटिक मटेरियल है कौन सा। ठीक है, हालांकि इन सभी साइंटिस्ट ने एक कॉमन चीज़ फाउंड आउट ये करा था कि क्रोमोसोम्स जो है वो सभी या मोस्ट ऑफ द सेल्स के न्यूक्लियस में लोकेटेड होता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन अभी भी डाउटफुल ही था कि व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल, राइट। दिस क्वेश्चन हैड स्टिल नॉट बीन आंसर्ड। क्लियर है। इसी क्वेश्चन के आंसर जानने के क्रम में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इन्होंने 1928 में, ठीक है, कुछ सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करा जिसे कि कॉमनली हम लोग ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने एक बैक्टीरिया के ऊपर किया था जिस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, जिस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इस बैक्टीरिया के नाम आप लोगों ने सुना होगा डिजीज़ वाले चैप्टर में, जिसमें कि ये बैक्टीरिया जो है निमोनिया डिजीज़ कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसका एक और नाम है न्यूमोकॉकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया उर्फ न्यूमोकॉकस बैक्टीरिया, इसी बैक्टीरिया को मेन सेंटर में रखते हुए ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट्स किया। क्या एक्सपेरिमेंट्स था, बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आराम से आप समझो, आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है इस टॉपिक से, इसलिए हम लोग इससे डील कर रहे हैं। क्लियर है। अब देखो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, ये मुख्य रूप से इस बैक्टीरिया और चूहे के अराउंड रिवॉल्व करता है। क्लियर है। देखो इसको हम पहले समझा देते हैं अच्छे से अपने भाषा में, उसके बाद इसको हम एनसीईआरटी से आपको रीड आउट करवा देंगे। क्लियर है। अब देखो ग्रिफिथ का जो ये एक्सपेरिमेंट था उसको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ठीक है, हुआ क्या, उन्होंने जो स्ट्रेप्टोकोकस या न्यूमोकॉकस बैक्टीरिया लिया, उस बैक्टीरिया को उन्होंने कल्चर प्लेट में ग्रो किया। ठीक है, आपको पता है कल्चर प्लेट क्या होता है। लैब में जब हम लोग किसी भी स्पेसिमेन को ग्रो करते हैं, ठीक है, तो उस मीडियम को क्या कहा जाता है, कल्चर मीडियम कहा जाता है। ठीक है, और जिस बेस में हम लोग उसको ग्रो करते हैं उसको क्या कहते हैं, कल्चर प्लेट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को ग्रिफिथ ने कल्चर प्लेट में ग्रो करा। ग्रो करने के बाद उन्होंने इसके 2 कॉलोनीज़ पे काम किया। ठीक है, इसके 2 स्ट्रेन या आप कह सकते हो इसके 2 सब टाइप पे उन्होंने काम किया। पहला था एस स्ट्रेन और दूसरा था आर स्ट्रेन। ठीक है, एस स्ट्रेन इसका पहला वैरायटी यानी पहला सब टाइप था इस बैक्टीरिया का, जिसका मतलब होता है, एस का मतलब होता है स्मूथ शाइनी कॉलोनीज़। ठीक है, और इसको स्मूथ शाइनी कॉलोनीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पॉलीसेक्राइड या म्यूकस कोटिंग प्रेजेंट होता है इसके कैप्सूल पे जो है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, तो पॉलीसेक्राइड या म्यूकस का कोटिंग मौजूद होता है। किस पे, तो एस स्ट्रेन पे। और ये काफ़ी विरुलेंट स्ट्रेन माना जाता है, मतलब ये जो टाइप है, ठीक है, बैक्टीरिया का, वो काफ़ी पॉइजनस, काफ़ी विषैला और काफ़ी इन्फेक्शियस माना जाता है और ये तुरंत ही न्यूमोनिया कॉज करने की क्षमता रखता है। ठीक है, काफ़ी हार्मफुल होता है ये जो है, बाय नेचर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, हार्मफुल होता है। क्लियर है। एस स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है।
क्लियर है। काफ़ी ज़्यादा विरुलेंट यानी पॉइजनस होता है और काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है यानी बीमारी कॉज करने वाला होता है। क्लियर हो गया। और इसमें पॉलीसेकेराइड कोट मौजूद होता है। जबकि आर स्ट्रेन की बात करें तो आर स्ट्रेन जो होता है वो रफ स्ट्रेन होता है, मतलब इसमें पॉलीसेकेराइड कोटिंग एब्सेंट होता है इसके कैप्सूल में, और ये नॉन विरुलेंट होता है यानी ये बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता, यानी ये नॉन पॉइजनस होता है, हार्मलेस होता है। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, किसी भी तरह का कोई भी निमोनिया या बीमारी कॉज नहीं करता है। इसका मतलब सिंपली कहें तो ये क्या होता है, ये हार्मलेस होता है। कौन सा, तो आर स्ट्रेन। क्लियर हो गया, आर स्ट्रेन। ठीक है, तो इसी दोनों सब टाइप ऑफ बैक्टीरिया पे ग्रिफिथ ने काम किया। ठीक है, और इसी दोनों स्ट्रेन को लेके उन्होंने एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है माइस पे एक्सपेरिमेंट करा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वो 4 स्टेप क्या थे और किस तरह से उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नामक टर्म दिया। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पहला एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, लिविंग एस स्ट्रेन जो कि विरुलेंट स्ट्रेन था, ठीक है, मतलब जो जीवित विषैला वाला जो वैरायटी था बैक्टीरिया का, जो एस स्ट्रेन था, उसको इंजेक्ट कर दिया किसमें, चूहे में, चूहे के शरीर में। तो चूहा क्या हो गया, निमोनिया की बीमारी से तड़प तड़प के मर गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं चूहा क्या हो रहा है, मर गया। क्लियर हो गया। तो ये उनका पहला एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या कि जो जीवित हार्मलेस स्ट्रेन था, जो हार्मलेस वैरायटी था बैक्टीरिया का यानी आर वाला, ठीक है, ये यहाँ पे आर वाला, यहाँ पे हो गया एस वाला। ठीक है, तो जीवित जो हार्मलेस आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया था जो कि बिल्कुल भी हानिकारक नहीं था, जब उसका इंजेक्शन उन्होंने चूहे के शरीर में लगाया तो चूहा बच गया। क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, चूहा मर गया। ठीक है, स्वाभाविक है ना, जब विषैला किसी भी पदार्थ का इंजेक्शन हम लोग डालेंगे किसी के शरीर में तो वो मर जाएगा ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन या बीमारी कॉज करने वाला बैक्टीरिया मौजूद नहीं है, इसीलिए यहाँ पे चूहा बच जाता है। ठीक है, तीसरा एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, तीसरा एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने क्या किया, तो उन्होंने डेड एस स्ट्रेन का यूज़ किया। मतलब उन्होंने जो विषैला वाला वैरायटी था बैक्टीरिया का, यानी जो एस वाला बैक्टीरिया था जो कि काफ़ी ख़तरनाक माना जाता था, ठीक है, उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट करके उसका जो हार्मफुल तत्व था वो ख़त्म कर दिया, वो नष्ट कर दिया। ठीक है, जिससे क्या हो गया कि वो विषैला बैक्टीरिया जो है वो मर गया। ठीक है, अब उसमें किसी भी तरह का बीमारी कॉज करने का क्षमता रहा ही नहीं। अब क्या हो गया, अब वो बिल्कुल मृत समान जो है एक नॉर्मल जो है एक हार्मलेस बैक्टीरिया के रूप में वो प्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब इस तरह का जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को, ठीक है, यानी एक तरह से कहें तो मरे हुए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब उसका इंजेक्शन उन्होंने चूहे के शरीर में लगाया तो चूहा बच गया। ठीक है, क्यों चूहा बच गया बताओ, इसीलिए बच गया क्योंकि उसके शरीर में निमोनिया का बीमारी तो हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि निमोनिया का बीमारी कॉज करने वाला जो विषैला पदार्थ था वो पदार्थ तो हाई टेम्परेचर के गर्मी से मार दिया गया। क्लियर हो गया, यानी ये क्या था, डेड एस स्ट्रेन था। ये क्या था, ये था डेड एस स्ट्रेन। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे चूहा बच गया। चौथा एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, चौथा एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने दिमाग लगाया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि ये जो डेड एस स्ट्रेन था, ठीक है, ये जो डेड एस स्ट्रेन था ये तो लिया ही, इसके साथ ही साथ प्लस इन्होंने क्या किया, जो जीवित आर स्ट्रेन था, जीवित क्या था, जीवित लिविंग आर स्ट्रेन था, उसको इसमें मिला दिया, कंबाइन कर दिया। और उसको कंबाइन करने के बाद, ठीक है, एक सेकेंड, आर स्ट्रेन, हाँ, जीवित आर स्ट्रेन को इसके साथ कंबाइन कर दिया और कंबाइन करने के बाद इसका इंजेक्शन जो है चूहे के शरीर में घुसा दिया। अब चूहा क्या होगा, मरेगा कि जिएगा, बोलो। तो ग्रिफिथ को भी यही संशय था कि अब क्या होगा, चूहा मरेगा या फिर जिएगा। तो उनके आश्चर्यजनक स्वरूप, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड दैट माउस डाइड, मतलब चूहा मर गया। ठीक है, चूहा जीवित नहीं बचा।
अब ये रिज़ल्ट जो है ना, ये 4th एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट है, इसी के बाद उन्होंने वो टर्म दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। मतलब उनका ये कहना था कि किसी न किसी तरह से जो है ये मरा हुआ एस स्ट्रेन जो है वो आर स्ट्रेन को बदल दिया। मतलब एक कोशिका ने दूसरे कोशिका को परिवर्तित कर दिया, इसीलिए उन्होंने वो टर्म दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब परिवर्तनकारी सिद्धांत। कुछ ऐसा हुआ कि मरा हुआ जो एस स्ट्रेन था, ठीक है, उसने जो जीवित आर स्ट्रेन था उसको परिवर्तित कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया, चूहे के शरीर में निमोनिया के सिम्टम्स दिखने लगे और चूहा जो है तरफ तरफ के निमोनिया से मर गया। क्लियर है? लेकिन वो भी ये जान नहीं पाए कि आखिर ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का वास्तविक मॉलिक्यूल था क्या। मतलब वो भी ये बता नहीं पाए कि वास्तविक में जो है कौन सा मॉलिक्यूल जो था वो पास ऑन हुआ था, ठीक है, एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन तक। क्लियर है? इसी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का वास्तविकता पता लगाने के लिए 3 साइंटिस्ट्स आए, जिनका नाम था एवरी, ठीक है, मैककार्टी, क्लियर है, और मैकडोनाल्ड। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट ने क्या किया, तो इन तीनों ने क्या किया कि ये जो चौथा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, चौथे एक्सपेरिमेंट को ऑब्ज़र्व किया और लैब में जाकर ये जो डेड एस स्ट्रेन था, ठीक है, प्लस लिविंग आर स्ट्रेन था, इसके मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया, ठीक है, अलग अलग किया, और इसमें से आरएनए, डीएनए, प्रोटीएज, ठीक है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को आइसोलेट किया और आइसोलेट करके एक एक को देखा और उसको जो है और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट उस पर किया और ये इस बात का पता लगाया कि वास्तव में आखिर वो कौन सा मॉलिक्यूल था जिसके होने के कारण ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जैसा कुछ इंसिडेंट संभव हो पाया। ठीक है, और फाइनली हम लोग देखेंगे कि उन्होंने ये चीज़ साबित कर दिया कि फाइनली जो था वो डीएनए था, जो कि जेनेटिक मटेरियल था, जिसके कारण जो है ये डेड एस स्ट्रेन जो है वो लिविंग आर स्ट्रेन को चेंज कर पाया, जिसके कारण क्या हुआ, दरअसल डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पास ऑन हो गया था डेड एस स्ट्रेन से लिविंग आर स्ट्रेन में, और जिसके कारण निमोनिया इस चूहे में डेवलप हो गया और निमोनिया के सिम्टम से ये चूहा मर गया। क्लियर है? तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी में इसको देख लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं, तब आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा कहानी ओवरऑल यही था, यही मेन था, पता लगाना कि वास्तव में जेनेटिक मटेरियल है कौन, और फाइनली ये पता लग भी जाता है। ठीक है, लेकिन ये ग्रिफिथ नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि ग्रिफिथ बस केवल बता पाते हैं कि ये एक कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, लेकिन उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का पता लगाया 3 साइंटिस्ट ने, मैकडोनाल्ड, मैककार्टी और एवरी ने। क्लियर है? आगे देखते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया विटनेस्ड अ मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बैक्टीरिया में बहुत अजीबोगरीब, मिराकुलस यानी चमत्कारिक रूप से एक परिवर्तन देखा, ऑब्जर्व करा। ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने ये विटनेस किया कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया ने अपने भौतिक संरचना में परिवर्तन करा है। ठीक है, हैड चेंज्ड इन इट्स फिजिकल फॉर्म। व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और न्यूमोकोकस बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन ए कल्चर प्लेट, सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनीज, दैट इज़ एस। ठीक है, हमने बताया था जब वो कल्चर प्लेट पे ग्रो करते हैं तो 2 तरह के कॉलोनीज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, वाइल अदर्स प्रोड्यूस रफ कॉलोनीज, दैट इज़ आर। क्लियर है? आर हो गया रफ के लिए, एस हो गया स्मूथ और शाइनी कॉलोनीज के लिए। क्लियर? दिस इज बिकॉज the S strain bacteria have a mucus polysaccharide coat while R strain does not. क्लियर है? इस म्यूकस कोटिंग के कारण ही S strain स्मूथ कॉलोनीज कहलाया, जबकि R strain में इस तरह का कोटिंग एब्सेंट था। माइस इन्फेक्टेड विद द S strain दैट इज विरुलेंट, विरुलेंट का मतलब क्या हो गया, पॉइजनस, इन्फेक्शियस, विषैला, डाई फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन, बट माइस इन्फेक्टेड विद द R strain डू नॉट डेवलप निमोनिया। क्लियर है?
S strain when injected into mice, mice died. R strain when injected into mice, mice survived or lived. Clear है? Griffith was able to kill bacteria, very important, ठीक है, by heating them, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे हीट करके जो है ग्रिफिथ ने क्या किया, बैक्टीरिया क्या विषैला पदार्थ को मार दिया, ठीक है. ही ऑब्जर्व्ड दैट हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया. देखो इस टर्म का मतलब क्या हो गया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मीन्स हो गया कि जो विषैला वाला स्ट्रेन था, विषैला वाला जो वैरायटी था बैक्टीरिया का, यानी एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का जो है हाई टेम्परेचर पे हीट करके उसके विषैले तत्व को मार दिया गया, इसीलिए इसको हीट किल्ड एस स्ट्रेन कहा जा रहा है. क्लियर है? व्हेन इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल देम. क्लियर है? व्हेन एस स्ट्रेन हीट किल्ड, यानी ये फोर्थ वाला जो था, प्लस आर स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस, माइस डाइड. क्लियर है? तो फोर्थ वाला हमेशा याद रखना, और क्वेश्चन भी अक्सर इसी स्टेप यानी चौथे एक्सपेरिमेंट से ही पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं. Clear है? When injected a mixture of heat killed S and live R bacteria, the mice died. Moreover, he recovered living S bacteria from the dead mice. Very important point. क्या कह रहा है, ये चारों एक्सपेरिमेंट्स तो उन्होंने किया ही, साथ ही साथ जो चौथा एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने मरे हुए चूहे के बॉडी से जीवित एस बैक्टीरिया को रिकवर किया, ठीक है. मतलब उन्होंने पाया कि मरे हुए चूहे में वो जीवित एस बैक्टीरिया जो है उसका स्ट्रेन प्रेजेंट है. आखिर ये कैसे संभव हो गया, जबकि चौथे एक्सपेरिमेंट में तो उन्होंने क्या किया था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन का यूज़ किया था ना, मतलब मरा हुआ जो एस टाइप ऑफ स्ट्रेन था उसका उन्होंने यूज़ किया था. बस उन्होंने क्या किया था, तो आर मतलब जीवित आर स्ट्रेन को कंबाइन कर दिया था, ठीक है. तो ये कैसे संभव हो गया कि मरे हुए चूहे से उन्होंने मरा हुआ एस बैक्टीरिया ना मिलके उन्हें जीवित एस बैक्टीरिया मिला, जबकि उन्होंने जीवित एस बैक्टीरिया का इंजेक्शन तो दिया ही नहीं था. तब उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया. मतलब कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण जो है वो जो गर्मी से मार दिया गया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसने किसी न किसी तरह से जीवित हार्मलेस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को परिवर्तित कर दिया है. और सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन हैड इनेबल्ड द आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज अ स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट एंड बिकम विरुलेंट. और कुछ परिवर्तनकारी सिद्धांत जो कि ट्रांसफ़र हुआ था हीट किल्ड एस स्ट्रेन से, उसने आर स्ट्रेन को इस योग्य बना दिया है कि वो जो है वो स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट का सिंथेसिस कर सके और वो विषैला तत्व अपने आप में डेवलप कर सके. और ये संभव हो पाया है किसी न किसी जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र के कारण ही. दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल. हालांकि उन्होंने इस जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर को अपने एक्सपेरिमेंट्स में डिफ़ाइन नहीं किया था, ठीक है. शायद वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए थे कि वो जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर क्या था, लेकिन वो इस निष्कर्ष तक पहुंच पाए थे कि हाँ कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल था जो कि रिस्पॉन्सिबल था इस तरह के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के पीछे. क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें पढ़ना है उस 3 साइंटिस्ट के बारे में जिसने कि वास्तव में उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के पीछे जेनेटिक मटेरियल था उसका पता लगाया, ठीक है. तो देखो क्या कहता है, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है. प्रायर टू द वर्क ऑफ ऑसवाल्ड एवरी, मैकलियोड और मैककिलन मैककार्टी, यही तीनों साइंटिस्ट थे, ठीक है. इन तीनों के प्रयोग से पहले ये समझा जाता था कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रोटीन था, ठीक है. तो प्रोटीन को पहले के ज़माने में जेनेटिक मटेरियल लोग समझते थे, सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि साइंटिस्ट का भी यही मानना था कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, ठीक है. लेकिन जब इन तीनों साइंटिस्ट ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम किया और उन्होंने इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के पीछे जेनेटिक मटेरियल के बायोकेमिकल नेचर का पता लगाना शुरू किया, तब जाके वास्तव में सच्चाई का खुलासा हुआ, ठीक है. क्या किया इन तीनों ने,
तो देखो, दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल्स। इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने बायोकेमिकल्स जैसे कि प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, इसको प्यूरिफाई किया। किस में से, तो हीट किल्ड एस सेल्स टू सी विच वंस कुड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये देखने के लिए कि इनमें से कौन सा वो मॉलिक्यूल है जिसने कि जीवित आर सेल्स को एस सेल्स में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, इसलिए जो है उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन से इन तीनों बायोकेमिकल्स को आइसोलेट करा। ठीक है, उसको प्यूरिफाई करा और तब उन्होंने डिस्कवर किया, ये खोजा कि डीएनए अलोन, ठीक है, दे डिस्कवर दैट डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज्ड आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म। तब उन्होंने जो है इस बात का पता लगाया कि डीएनए अकेला ही जो है एस बैक्टीरिया से ये क्षमता रखता है कि वो आर बैक्टीरिया को परिवर्तित कर सके। ठीक है, मतलब एस बैक्टीरिया का जो विषैला वाला पदार्थ था वो डीएनए के जरिए आर बैक्टीरिया में आ चुका था, जिसके कारण आर बैक्टीरिया जो है काफ़ी पॉइजनस हो चुका था। ठीक है, उसने म्यूकस कोटिंग बना लिया था अपने कैप्सूल में और इसी कारण से चूहा ने निमोनिया सिम्टम शो किया और वो चूहा मर गया। ठीक है, दे ऑल्सो डिस्कवर दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रोटीएज। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने चूँकि 3 बायोकेमिकल यानी 3 मॉलिक्यूल को आइसोलेट करा था, ठीक है, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, तो उन्हें प्रूव करना था। तो उन्होंने तीनों को बारी बारी से अपने प्रयोग में शामिल किया और ये खोजा, ये इस बात का पता लगाया कि ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस ना ही प्रोटीन था और ना ही आरएनए, ना ही प्रोटीन था और ना ही आरएनए, क्योंकि जब उन्होंने प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जैसे कि प्रोटीएज, ठीक है, प्रोटीएज क्या होता है, एक ऐसा एंजाइम जिससे कि प्रोटीन को हम आसानी से डाइजेस्ट कर पाते हैं। उसी तरह से आरएनएज क्या होता है, एक ऐसा डाइजेस्टिंग एंजाइम जिससे कि आरएनए आसानी से डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, जब उन्होंने इस दोनों एंजाइम का इस्तेमाल किया अपने एक्सपेरिमेंट में, प्रोटीएज और आरएनएज, तब उन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुक रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों में से कोई भी जेनेटिक मटेरियल रहता तो इस दोनों एंजाइम के प्रयोग करने से कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में कहीं ना कहीं बाधा आती, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ा प्रोटीएज या आरएनएज को डालने से। लेकिन जब उन्होंने डीएनएज का इस्तेमाल किया, जब उन्होंने किसका इस्तेमाल किया, जब उन्होंने डीएनएज एंजाइम का इस्तेमाल किया, आपको पता है डीएनएज के कौन सा एंजाइम है, ये वो डाइजेस्टिव एंजाइम है जिससे कि डीएनए को डाइजेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, जब इन्होंने डीएनएज एंजाइम का इस्तेमाल किया तब उन्होंने देखा कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में बहुत भारी परिवर्तन देखने को मिला, और वो ये कि डीएनएज डालने से जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस था वो रुक गया और ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट बीच में ही स्टॉप हो गया। ठीक है, इससे उन्होंने देखा कि डाइजेशन विथ डीएनएज डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब डीएनएज एंजाइम को यूज़ करने से ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस रुक गया, यानी जो हीट किल्ड एस सेल था वो आर स्ट्रेन में चेंज नहीं हो सका और माइस जो है वो मरा नहीं बल्कि जीवित ही रह गया। ठीक है, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, सजेस्टिंग दैट द डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है, इससे यही पता चला कि डीएनए ने ही जो है ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करा था। दे कंक्लूड, उन्होंने ये पूरी तरह से निष्कर्ष निकाल लिया कि डीएनए इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल, कि डीएनए ही वो आनुवंशिक मटेरियल है, वो तत्व है, वो पदार्थ है जिससे कि मरे हुए एस स्ट्रेन ने भी जो है एक जीवित हार्मलेस आर स्ट्रेन को ये इस योग्य बनाया कि वो म्यूकस कोटिंग को सिंथेसाइज करे और चूहे में निमोनिया सिम्टम्स डेवलप कराए, और जिसके कारण चूहा जो है वापस, मतलब चूहा जो है फाइनली मर गया और उनका जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, वो सिद्धांत था, परिवर्तनकारी सिद्धांत, वो सक्सेसफुल हो गया। क्लियर है, ये बात बताने के बावजूद उस समय के ज़्यादातर बायोलॉजिस्ट्स कन्विंस नहीं थे। ठीक है, नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट्स वेर कन्विंस्ड। क्लियर है, ठीक है, लेकिन ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट को इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलके
सफल बनाया, उसको निष्कर्ष तक पहुंचाया और जेनेटिक मटेरियल के बाद सच किया। क्लियर है। आगे हम लोग देखेंगे एक और एक्सपेरिमेंट, ठीक है, दैट इज़ हर्शी और चेज एक्सपेरिमेंट। इसमें भी इन्होंने ये बात प्रूव किया है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, ठीक है, क्योंकि उस समय के साथ ज़्यादातर साइंटिस्ट कन्विंस नहीं थे ना, इसीलिए अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे कि किसी न किसी एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट्स को, बायोलॉजिस्ट्स को ये भरोसा हो सके कि नहीं, प्रोटीन नहीं, आरएनए नहीं, बल्कि डीएनए वास्तव में जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर है। अब देखो, द अनइक्विवोकल प्रूफ, मतलब जो क्लियर कट प्रूफ था कि हाँ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वो आया अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज के एक्सपेरिमेंट से। किसके एक्सपेरिमेंट से? तो अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज के एक्सपेरिमेंट से, जो कि कब कैरी आउट हुआ? 1952 में। इन दोनों ने किस पे काम किया? तो इन दोनों ने बैक्टीरियोफेजेस पे काम किया, ठीक है। बैक्टीरियोफेजेस हमने पढ़ा रखा है। क्या होता है बैक्टीरियोफेजेस, बोलो? तो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं ऐसा वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसा वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, इसको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेजेस। तो हर्शे और चेज ने जो है बैक्टीरियोफेजेस पे काम करा, अपने एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करा। क्लियर है। जिस तरह से ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट रैट पे यानी माइस पे कैरी आउट करा था, उस तरह से हर्शी और चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किस पे कैरी आउट करा? बैक्टीरियोफेजेस पे काम किया था, ठीक है। और ग्रिफिथ ने माइस के साथ साथ बैक्टीरिया कौन सा लिया था? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया था, याद है ना, ठीक है। अब देखो बैक्टीरियोफेज में होता क्या है, तो बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरिया के साथ अटैच करते हैं, ठीक है, और वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर करवा देते हैं। क्लियर है। क्या होता है इसमें, देखो हम इसका पिक्चर भी दिखा देंगे। बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया के साथ अटैच करता है और उसका जेनेटिक मटेरियल जो है तब बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या कर जाता है? एंटर कर जाता है, ठीक है। एंटर करने के बाद क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया का जो सेल है, ठीक है, वो उस वायरस के जेनेटिक मटेरियल को बिल्कुल अपना समझ लेता है और उसको अलाउ कर देता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना कॉपी जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर सके, ठीक है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा वायरस पार्टिकल्स मैन्युफैक्चर कर सके। इससे क्या होगा? उसका नंबर बढ़ते चला जाएगा, मल्टीप्लाई होते चला जाएगा, ठीक है। और तब हर्शी और चेज ने इस चीज़ पे काम किया कि वेदर इट वॉज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरसेस दैट एंटर्ड द बैक्टीरिया, मतलब इस बात को खोजने का हर्शी और चेज ने प्रयास किया कि वास्तव में क्या एंटर कर रहा है बैक्टीरिया में, वायरस का प्रोटीन या वायरस का डीएनए। इसी चीज़ को खोजने के प्रयास में उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट करा और तब जेनेटिक मटेरियल का वास्तविकता पता लगा। क्लियर है। देखो इसका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया क्या? उन्होंने कल्चर मीडियम लिया, उस कल्चर मीडियम में उन्होंने वायरसेस को ग्रो करा, ठीक है। अब उन्होंने दो तरह का कल्चर मीडियम लिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया? दो तरह का कल्चर मीडियम लिया। एक मान लो ये वाला कल्चर मीडियम है, ठीक है, और दूसरा मान लो ये वाला कल्चर मीडियम है, ठीक है। एक कल्चर मीडियम में उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया। क्या लिया उन्होंने? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, ये ले लिया, ठीक है। इधर हो गया फॉस्फोरस, ठीक है, P32, ठीक है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ले लिया। ये क्या है? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है। और दूसरे मीडियम में उन्होंने क्या ले लिया? तो रेडियो एक्टिव सल्फ़र ले लिया उन्होंने, उन्होंने क्या ले लिया? उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फ़र ले लिया, ठीक है, माफ़ कीजिए, S35, ठीक है, S35। क्लियर हो गया। दो तरह का उन्होंने कल्चर मीडियम लिया। इसमें उन्होंने दोनों तरह के कल्चर मीडियम में क्या किया? वायरसेस को ग्रो कर दिया। दोनों तरह के मीडियम में क्या किया? वायरसेस को ग्रो कर दिया। अब देखो अब क्या होगा। अब देखो क्या कहते हैं, वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, वायरसेस विच आर ग्रोन in the presence of radioactive phosphorus contain radioactive DNA but not radioactive protein। मतलब इस केस में क्या होगा? जो वायरसेस ग्रो करेगा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यानी P32 में, उन वायरसेस में रेडियो एक्टिव DNA मिलेगा, ठीक है। मतलब P32 वाले लेबल्ड कल्चर मीडियम में हमें रेडियो एक्टिव DNA देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि DNA में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। पता है ना डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, और न्यूक्लियोटाइड में शुगर बेस और फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है। क्लियर है। तो इसमें क्या हो गया? हमारा ये वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो क्या हो गया? हमारा रेडियो एक्टिव डीएनए हो गया, ठीक है। और ये एक लेबल्ड P32 और
बैक्टीरियोफेज हो गया। क्लियर है? क्लियर हो गया? तो इस तरह का रेडियो एक्टिव डीएनए हमें देखने को मिलेगा। लेकिन वही सेकंड केस में क्या होगा कि वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर, वायरसेस विच आर ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन्स रेडियो एक्टिव प्रोटीन। ठीक है, उसमें रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं बल्कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन देखने को मिलेगा। ये देखो क्या होगा, हमारा बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन कोट में रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो पिंक कलर का हमें क्या दिख रहा है, प्रोटीन कोट दिख रहा है ना। क्यों? क्योंकि डीएनए में सल्फ़र प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि कहाँ प्रेजेंट होता है सल्फ़र? तो बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन कोट में। ठीक है, इसीलिए ये जो S35 वाला लेबल्ड बैक्टीरियोफेज है वो क्या शो करेगा, रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट शो करेगा। ठीक है, तो ये जो रेडियो एक्टिव है वो यहाँ पे इसके प्रोटीन कोट में शो हो रहा है। ठीक है, रेडियो एक्टिव इस केस में क्या होगा, प्रोटीन होगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, रेडियो एक्टिव प्रोटीन होगा। ठीक है, क्लियर है? रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब देखो ये जो लेबल्ड P32 है और लेबल्ड S35 है, अब इसी बैक्टीरियोफेज को हम लोग क्या करेंगे, इन्फेक्ट कराएंगे। कहाँ पे इन्फेक्ट करवाएंगे? तो बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, बैक्टीरियल सेल में इसका इन्फेक्शन होगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल जो है ट्रांसफ़र होगा और तब वास्तव में पता चलेगा जेनेटिक मटेरियल है क्या। जो चीज़ पास ऑन करेगा, ठीक है, उसी के आधार पे इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो अभी देखा डायग्राम बना के, ठीक है, वो क्या देखा था, लेबल्ड बैक्टीरियोफेज जो हम लोगों ने तैयार किया। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो दे रखा है वो बैक्टीरियोफेज दे रखा है रेडियो एक्टिव S35 लेबल प्रोटीन कैप्सूल। ठीक है, हमने देखा था पिंक कलर में क्या था, प्रोटीन कैप्सूल में जो है क्या होता है, सल्फ़र होता है। ठीक है, तो उस प्रोटीन कैप्सूल में रेडियो एक्टिव पाया गया। ठीक है, वहीं राइट हैंड साइड वाले में P32 रेडियो एक्टिव लेबल डीएनए। ठीक है, डीएनए में फॉस्फोरस होता है, इसीलिए रेडियो एक्टिविटी कहाँ पाया गया, तो डीएनए में पाया गया। ठीक है, हरा कलर से हम लोग ने डिनोट किया था। ठीक है, अब इन लेबल्ड बैक्टीरियोफेजेस को हम लोग क्या करवाएंगे, बैक्टीरियल सेल में एंटर करवाएंगे। ठीक है, उसके साथ इन्फेक्शन करवाएंगे। तो क्या कह रहा है, रेडियो एक्टिव फेजेस वेर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरियोफेजेस हम लोगों ने तैयार करा है, अब इसको ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ हम लोग क्या कराएंगे, तो अटैचमेंट कराएंगे। ठीक है, उसके बाद एज द इन्फेक्शन प्रोसीडेड द वायरल कोट्स वेर रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन अ ब्लेंडर। बिल्कुल, क्या हुआ, जैसे जैसे पहला स्टेप क्या था, इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन का मतलब होता है अटैचमेंट। किसका अटैचमेंट, मेरा अटैचमेंट नहीं, बैक्टीरियल सेल्स के साथ रेडियो एक्टिव फेजेस का अटैचमेंट। बिल्कुल सही, वेरी गुड। रेडियो एक्टिव फेजेस का अटैचमेंट किसके साथ, तो यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ। इसी को कहते हैं पहला स्टेप, इन्फेक्शन का स्टेप। ठीक है, दूसरा स्टेप है ब्लेंडिंग का स्टेप। ब्लेंडिंग के स्टेप में क्या होता है कि इसमें वायरल कोट्स यानी जो प्रोटीन का कोट है, ठीक है, प्रोटीन कोट्स है, उसको हटाया जाता है बैक्टीरिया से। ठीक है, बैक्टीरिया से क्या हो जाता है, उसको ब्लेंडर में क्या किया जाता है, तो उसको एजिटेट करके, मतलब उसको काफ़ी हाई स्पीड में रोटेट करके जो है वायरल कोट्स को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो सेकेंड प्रोसेस क्या है, ठीक है, तो दूसरा प्रोसेस में क्या होगा, ब्लेंडिंग होगा। ठीक है, उसको हाई स्पीड में ब्लेंड करके रोटेट करके जो है वायरल कोट्स यानी वायरस का जो प्रोटीन कोट है उसको हटा दिया गया। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो प्रोटीन का कोट है वो बाहर रह गया, उसका जेनेटिक मटेरियल अंदर चला गया। ठीक है, यहाँ पे भी प्रोटीन का कोट बाहर रह गया और उसका जेनेटिक मटेरियल जो है अंदर चला गया। क्लियर है? ठीक है, तीसरा प्रोसेस में क्या होता है, तीसरा स्टेप में इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो वायरस पार्टिकल्स वेर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होता है, उसमें इन बैक्टीरिया को क्या करेंगे हम लोग, स्पिन करेंगे यानी रोटेट करेंगे। ठीक है, और इस तरह से इस स्पिनिंग टेक्निक से जो है वायरस पार्टिकल्स जो है वो बैक्टीरिया से अलग हो जाएगा। ठीक है, वायरस पार्टिकल्स जो है वो बैक्टीरिया से क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है,
अब जब कल्चर्स को ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से पास ऑन किया गया और फेज को बैक्टीरिया से सेपरेट कर दिया गया, तो उसके बाद ये पाया गया कि बैक्टीरिया जो कि उस वायरस के साथ इन्फेक्ट किया गया था, जिसके पास रेडियो एक्टिव डीएनए था, ठीक है, दैट मीन्स रेडियो एक्टिव लेबल डीएनए था, यानी दिस वन हरा वाला, ठीक है, इस केस में, ठीक है, इस केस में जो बैक्टीरिया था इसको रेडियो एक्टिव लेबल डीएनए वाले बैक्टीरियोफेज के साथ इन्फेक्शन किया गया था। इसमें ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ये देखा गया कि इसके बैक्टीरियल सेल्स में भी रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब रेडियो एक्टिव जो है P32 वो बैक्टीरिया के सेल में भी डिटेक्ट किया गया और इससे ये पता लग सका कि डीएनए वो मटेरियल है जो कि एक्चुअली में वायरस से बैक्टीरिया में पास ऑन किया था। डीएनए जो था वही इस बैक्टीरियोफेज से इसमें बैक्टीरियल सेल्स में पास ऑन किया था, ठीक है, और इसी के कारण अब ई कोलाई बैक्टीरिया भी रेडियो एक्टिव हो चुका है, ठीक है। जबकि दूसरे केस में जिसमें कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड था, यानी पिंक वाले केस में क्या देखा गया कि प्रोटीन जो है वो ई कोलाई बैक्टीरिया में एंटर नहीं किया वायरस से, ठीक है, प्रोटीन्स डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरसेस, ठीक है, वो एंटर भी कैसे करेगा जब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं, है कि नहीं, तो वो एंटर भी नहीं करेगा। तो इससे साफ साफ यहाँ पे क्लियर कट डिवीजन हो गया कि हाँ वास्तविक में जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डीएनए है, इसीलिए ई कोलाई बैक्टीरियल सेल्स में जो है डीएनए का रेडियो एक्टिविटी पाया गया, ठीक है, जबकि इस केस में किसी भी तरह का कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं पाया गया, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल्स, ठीक है। अब ये जो लाइन है रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, तो ये गलत है, ठीक है, मतलब ये कन्फ्यूजिंग है क्योंकि आपको लगेगा कि ये क्या कौन सा रेडियो एक्टिविटी है। देखो सुपरनेटेंट का मतलब होता है आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है, तो आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल्स तो हमें कोई लेना देना है ही नहीं। यहाँ पे भी कह रहा है नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, तो इसको तो बिल्कुल ही आप लोग काट दो क्योंकि इससे आप लोगों का कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। मेन आप लोगों को क्या लेना देना है कि सेल्स में रेडियो एक्टिविटी जो है वो किस केस में पाया गया, तो वो हमें पाया गया है इस केस में, दैट इज़ फॉस्फोरस 32 वाले में, इस केस में, ठीक है। और इसी से पता चलता है कि हाँ डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल और विच इज़ एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। इवन इन प्रेजेंट डे आज भी हम लोग जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, तो डीएनए है। तो इस बात को क्लियर कट प्रूव कौन करता है, हर्शी और चेज का ये बैक्टीरियोफेज का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप इसमें किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल की तरफ। डीएनए वर्सेस आरएनए, हमें पता है कि डीएनए और आरएनए दोनों ही अपने अपने स्तर पे जेनेटिक मटेरियल है, हालांकि डीएनए मेन जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, ठीक है, और आरएनए जो है वो भी एक न्यूक्लियोटाइड है बिल्कुल डीएनए की तरह, ठीक है, और वो भी कुछ ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, खासकर वायरसेस में, ठीक है। तो कुछ वायरसेस में खासकर जैसे कि TMV यानी टोबैको मोज़ेक वायरस, QB बैक्टीरियोफेज, इन सभी में आरएनए मोस्टली जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और आरएनए का मोस्टली मैसेंजर और अडेप्टर के रूप में फंक्शंस देखने को मिलता है, जबकि डीएनए प्रीडोमिनेंटली जेनेटिक मटेरियल के रूप में ही काम में आता है, ठीक है। ऐसा क्यों है भाई, है तो दोनों ही न्यूक्लियोटाइड, डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड है, आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड है, तो ऐसा क्यों है कि एक जो है प्रीडोमिनेंटली जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम आता है, जबकि दूसरा बहुत रेयरली ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में देखा जाता है, जबकि उसका दूसरा डायनेमिक फंक्शंस देखने को मिलता है जैसे कि मैसेंजर और अडेप्टर मॉलिक्यूल के रूप में। तो इस डिफरेंसेस का बेसिस है केमिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस, ठीक है, मतलब इस दोनों में इस तरह का अंतर इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि दोनों न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल के केमिकल स्ट्रक्चर में काफ़ी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, यानी काफ़ी असमानताएं हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलता है। क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलता है, ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चाएं की है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस में बहुत सारे डिफरेंसेस हो गए और भी हम लोग अभी आगे देख लेते हैं। इससे पहले
कि हम लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखें, डीएनए वर्सेस आरएनए, हमें ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी मॉलिक्यूल कोई जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करने से पहले कौन कौन से कंडीशंस और क्राइटेरिया फुलफ़िल करने होते हैं। तो अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफ़िल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरिया है जिसे कि किसी भी मॉलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करना चाहता है उसे फुलफ़िल करना होता है। पहला है, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मतलब रेप्लिकेशन जो है वो इसका पहला क्राइटेरिया है कि रेप्लिकेट करने का कैपेसिटी होना चाहिए उस मॉलिक्यूल में, तभी वो एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में एक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो क्या डीएनए रेप्लिकेट कर पाता है? बिल्कुल हाँ, डीएनए इस क्राइटेरिया को एब्सोल्युटली फुलफ़िल करता है। ठीक है, क्या आरएनए इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है? क्या आरएनए रेप्लिकेट करने में सक्षम है? बोलो। हाँ बिल्कुल, आरएनए भी रेप्लिकेट करने में सक्षम है। ठीक है, लेकिन क्या प्रोटीन कर पाता है रेप्लिकेशन? नहीं, प्रोटीन रेप्लिकेट नहीं कर पाता है। तो प्रोटीन तो पहले क्राइटेरिया में ही फेल हो गया। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया की बात करें, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। ठीक है, क्या डीएनए, आरएनए और प्रोटीन ये तीनों ही मॉलिक्यूल केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होते हैं? बोलो, होते हैं कि नहीं होते हैं? तो देखो, डीएनए तो होता है, केमिकली भी और स्ट्रक्चरली भी स्टेबल होता है। ठीक है, आरएनए की बात करें तो आरएनए जो है वो काफ़ी रिएक्टिव ग्रुप है। ठीक है, और काफ़ी कैटालिटिक भी, और इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी डीएनए के कंपैरिजन में कम मानी जाती है। ठीक है, तो सेकंड क्राइटेरिया को भी डीएनए ने फुलफ़िल कर दिया। जहाँ तक प्रोटीन की बात है तो प्रोटीन का आपने पढ़ा होगा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो उसकी स्टेबिलिटी भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स में अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, और डीएनए के कंपैरिजन में उसकी स्टेबिलिटी काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो प्रोटीन भी फेल हो गया इसमें सेकेंड क्राइटेरिया में। थर्ड क्राइटेरिया में, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। तो देखो, डीएनए जो है वो म्यूटेशन करने में सक्षम है, लेकिन आरएनए जो है चूँकि वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, इसीलिए उसका म्यूटेशन रेट डीएनए से भी फास्ट होता है, और इसीलिए जिन वायरसेस में आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है वो शॉर्टर लाइफ स्पैन होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा रेट में मल्टीप्लाई कर पाते हैं, और म्यूटेशन रेट ज़्यादा होने के कारण वो बहुत ही फास्टर इवॉल्व कर पाते हैं। तो इस मामले में यानी थर्ड क्राइटेरिया में आरएनए बेटर है डीएनए से। ठीक है, म्यूटेशन के मामले में। चौथा में, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। ठीक है, मेंडेलियन कैरेक्टर्स के रूप में उसे एक्सप्रेस करना आना चाहिए। इस मामले में भी आरएनए बेटर है, क्योंकि आरएनए जो है डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस को कोड कर पाता है, और इसलिए आराम से कैरेक्टर को डायरेक्टली एक्सप्रेस करने में सक्षम होता है। लेकिन डीएनए को आरएनए पे डिपेंड रहना पड़ता है प्रोटीन बनाने के लिए, और तब जाके उसका कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कभी क्या हो रहा है, डीएनए डोमिनेंट हो रहा है आरएनए पे, तो कभी आरएनए बेटर साबित हो रहा है डीएनए से। लेकिन हाउएवर फिर भी जो है डीएनए को मोस्ट ऑफ द लिविंग मॉलिक्यूल्स में प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल के रूप में देखा गया है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो है इसी चारों पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ठीक है, जैसे कि पहले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि बोथ डीएनए और आरएनए जो है वो डुप्लीकेशन करने में सक्षम है, क्योंकि दोनों ही बेस पेयरिंग और कॉम्प्लीमेंटरिटी का रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, जबकि प्रोटीन जो है इस तरह का कोई भी रूल फेल करने में असक्षम है। ठीक है, मतलब फुलफ़िल करने में असक्षम है। ठीक है, दूसरा कहता है स्टेबिलिटी के बारे में। तो स्टेबिलिटी के बारे में यहाँ कह रहा है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो काफ़ी स्टेबल होना चाहिए, ताकि वो जो है किसी भी लाइफ साइकिल के किसी भी स्टेज पे चेंज ना हो, एज के साथ बदले नहीं, फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ बदले नहीं। तो इस तरह का स्टेबिलिटी उस जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के एक्सपेरिमेंट में भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जिसके कारण इतने हाई टेम्परेचर हीट पे भी वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सका। ठीक है, ठीक है, तो हीट विच किल्ड द बैक्टीरिया एट लीस्ट डिड नॉट डिस्ट्रॉय सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो हीट जिसने कि बैक्टीरिया को मार दिया था, उसने जेनेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ को ख़राब नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके पास स्टेबिलिटी वाला प्रॉपर्टी था। ठीक है, और डीएनए के बारे में हम जानते ही हैं
कि जब उसे हम हीट करेंगे तो उसका दोनों स्ट्रैंड जो है वो अलग अलग हो जाता है, लेकिन अगर सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड किया जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होने के कारण वो वापस से फिर से एक दूसरे के पास हो जाते हैं और बॉन्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, तीसरा है हाँ, और अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में जो है रिएक्टिव ग्रुप होता ही है आरएनए में। ठीक है, खासकर जो 2' ग्रुप है आरएनए का, ठीक है, उसके कारण आरएनए जो है काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव ग्रुप माना जाता है और जिसके कारण आरएनए लेबाइल होता है। दैट मीन्स ईजिली उसका ब्रेकडाउन संभव है एंड ईजिली डिग्रेडेबल होता है। ठीक है, आरएनए इज़ ऑल्सो नोन टू बी कैटलिटिक, काफ़ी कैटलिटिक और रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। इसीलिए डीएनए जो है वो लेस रिएक्टिव और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू आरएनए। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट दे देगा और पूछ लेगा कि बताइए कौन सा लेस रिएक्टिव और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो वो होगा डीएनए एज़ कम्पेयर टू आरएनए। ठीक है, और दोनों न्यूक्लिक एसिड के कंपैरिजन में ऑब्वियसली नो डाउट, विदाउट एनी डाउट, डीएनए इज़ ए बेटर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, उसके बाद इन प्रेजेंस ऑफ थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल। ठीक है, डीएनए में ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि यूरेसिल ना हो के उसमें थायमिन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण भी ये एडिशनल स्टेबिलिटी इसको मिलता है। ठीक है, उसके बाद दोनों ही, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, वो म्यूटेट करने में सक्षम है। ठीक है, म्यूटेट करने में क्या है, सक्षम है। इनफैक्ट आरएनए तो ज़्यादा अनस्टेबल मॉलिक्यूल होने के कारण क्या है, कुछ ज़्यादा ही फास्टर रेट पे म्यूटेट कर पाता है और इसीलिए जो है वो सभी वायरस से जिसमें आरएनए जीनोम है शॉर्टर लाइफ स्पैन होने के बावजूद काफ़ी फास्टर रेट पे म्यूटेट और इवॉल्व कर पाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा ही चौथा पॉइंट में कि एक्सप्रेसिंग ऑफ कैरेक्टर्स में कि आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस। ठीक है, आरएनए जो है डायरेक्टली जो है वो कोड कर सकता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, इसीलिए वो इजीली एक्सप्रेस कर सकता है कैरेक्टर्स, लेकिन डीएनए को डिपेंड रहना पड़ता है आरएनए पर फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी भी जो है वो डेवलप हुआ है किसके अराउंड, तो आरएनए के अराउंड। क्लियर है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज़ इवॉल्व अराउंड आरएनए। तो इन सभी डिस्कशन से ये निष्कर्ष निकलता है, ये कंक्लूजन निकलता है कि बोथ आरएनए एंड डीएनए कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करने के योग्य है। लेकिन डीएनए चूँकि ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, इसीलिए इसको प्रेफर किया जाता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, जबकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए आरएनए को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लो, मार्क कर लो और नोट कर लो। ठीक है, कि डीएनए बीइंग वेरी स्टेबल, मोर स्टेबल इज़ प्रेफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, किस चीज़ के लिए, तो स्टोर करने के लिए, जबकि आरएनए को प्रेफर किया जाता है किस चीज़ के लिए, तो फॉर ट्रांसमिशन। क्लियर है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आरएनए वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो आरएनए वर्ल्ड में हमें बस देखना ये है कि पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा था। ठीक है, अब ये तो देख लिया कि दोनों ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम आ सकता है। ठीक है, लेकिन विच वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा था भाई। ठीक है, तो पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा था, याद रख लो, इसका सही जवाब है आरएनए। ठीक है, आरएनए क्या था पहला, विच इज़ द, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, तो इसका जवाब क्या है, इसका आंसर भी यहीं पे है। इसका आंसर है कि आरएनए वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए क्या था, पहला जेनेटिक मटेरियल था। क्लियर है, ठीक है, तो आरएनए जो था वो पहला जेनेटिक मटेरियल था। ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं जो कि बताते हैं कि जो भी एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हुआ करते थे उस समय में, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, वो सभी आरएनए के अराउंड ही हुआ करते थे। ठीक है, आरएनए ना सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम आता था, बल्कि ये एक कैटलिस्ट मॉलिक्यूल भी था। दैट मीन्स बहुत सारे ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस थे लिविंग सिस्टम्स में जो कि केवल और केवल आरएनए के द्वारा ही कैटलाइज हो सकते थे और दूसरे किसी प्रोटीन एंजाइम्स के द्वारा वो कैटलाइज नहीं हो पाते थे। इसीलिए आरएनए एक बेहतरीन कैटलिटिक मॉलिक्यूल था, काफ़ी रिएक्टिव था और रिएक्टिव होने की वजह से काफ़ी अनस्टेबल मॉलिक्यूल था, लेकिन फिर भी ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम आता था। ठीक है, इस तथ्य से, ठीक है, इस एविडेंस से हमें ये पता चलता है कि जो डीएनए है ये कहीं ना कहीं आरएनए से ही ओरिजिनेट हुआ है, आरएनए से ही इवॉल्व हुआ है। ठीक है, मतलब आरएनए में कुछ समय के साथ कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस ऐसे हुए होंगे जिससे कि
वो काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल के रूप में उभर के सामने आया होगा और आज के डेट में वो आरएनए से भी ज़्यादा बेटर जेनेटिक मटेरियल के रूप में जाना जाता है, ठीक है, और एक प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल बन गया है। क्लियर है? क्योंकि डीएनए में बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक प्रॉपर्टी है उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, वो डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए, ठीक है। डबल स्ट्रैंड होने के कारण उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो किसी भी रिपेयरिंग प्रोसेस को आराम से रेसिस्ट कर पाता है, ठीक है। मतलब उसमें किसी भी तरह का अगर रिपेयरिंग प्रोसेस चलता है तो वो आराम से जो है उसको रेसिस्ट कर पाता है और रिपेयरिंग के कारण डीएनए के अंदर किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। मतलब उसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव, चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये भी इसका एक बहुत ही बड़ा प्रॉपर्टी हुआ, ठीक है, जो कि इसको स्टेबल बनाता है। नहीं तो अगर वो रिएक्टिव मॉलिक्यूल रहता तो थोड़ा सा भी उसमें रिपेयरिंग प्रोसेस या थोड़ा सा भी बाहरी बदलाव के कारण उसमें चेंजेस हो जाते और वो जो है उस चेंजेस को रेसिस्ट ना कर पाता बल्कि रिएक्ट कर देता, ठीक है, उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड ना करके रिएक्ट कर देता जिससे कि उसका फंक्शंस ख़राब हो जाता, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं इसके रेप्लिकेशन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। अब देखो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स जो वॉटसन और क्रिक ने प्रपोज़ किया था, तो उन्होंने अपने प्रपोज़ल के साथ ही ये बताया था कि डीएनए रेप्लिकेट करने में भी सक्षम है, ठीक है। उनका जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है उसका यहाँ पे कोटेशन दिया हुआ है, ठीक है, जो उन्होंने क्या बोला था। 1953 में वॉटसन और क्रिक ने ये कहा था, उनका ये कथन है, इट हैज़ नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ, इट हैज़ नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली suggests a possible coping mechanism for the genetic material। क्या कह रहा है? कहने का मतलब है कि उन्होंने कहा जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर उन्होंने डीएनए के लिए प्रपोज करा है उस स्ट्रक्चर के एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी के कारण वो रेप्लिकेट करने में सक्षम है और इसी के लिए जो है उन्होंने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को भी प्रस्तावित करा, ठीक है। मतलब जो कॉपिंग मैकेनिज्म था वो भी उन्होंने सजेस्ट करा इस जेनेटिक मटेरियल के लिए। क्लियर है? और इस स्कीम को क्या नाम दिया गया? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, जिसका फिगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। इस रेप्लिकेशन के तहत क्या कहता है, उन्होंने कहा कि ये जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होगा इसमें 2 स्ट्रैंड्स होंगे, ठीक है। ये देखो इस डायग्राम में ये दोनों स्ट्रैंड हैं, ठीक है। ये देखो ये दोनों स्ट्रैंड दिख रहा है रेड कलर का, ठीक है, दिख रहा है। तो पहला लाइन क्या कर रहा है कि द स्कीम सजेस्टेड दैट द 2 स्ट्रैंड्स वुड सेपरेट, दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा, यानी अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। ये ब्लैक वाला इधर और यहाँ पे ये वाला, ठीक है, अलग अलग हो गए। एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, मतलब ये जो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होंगे वो एक टेम्पलेट के रूप में काम करेंगे नया स्ट्रैंड के बनने के लिए, ठीक है। और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन के पूरा हो जाने के बाद, इस प्रोसेस के पूरा हो जाने के बाद प्रत्येक डीएनए मॉलिक्यूल में एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। ये जो हम लोग रेड कलर का रिबन देख रहे हैं या फिर मैंने जो यहाँ पे ब्लैक स्केच से बनाया है, ये क्या है? ये इसका ओरिजिनल यानी पेरेंटल स्ट्रैंड है, जबकि इसमें जो दिया गया ब्लू स्ट्रैंड है वो इसका न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, या मैंने जो इस तरह से पिंक कलर का बनाया है वो क्या है? इसका न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, ठीक है। तो इसी स्कीम को, इसी प्रोसेस को क्या कहा उन्होंने? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ये कौन सा मैकेनिज्म हो गया? ये कॉपिंग मैकेनिज्म हो गया जेनेटिक मटेरियल डीएनए के लिए, ठीक है। ये इसका कॉपिंग मैकेनिज्म हो गया डीएनए के लिए, ठीक है। क्लियर है? तो वॉटसन और क्रिक ने न केवल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज करा था डीएनए के लिए, बल्कि उन्होंने जो है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए भी एक मॉडल प्रपोज करा था, जिस मॉडल का नाम है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि डीएनए में जो है
वो क्या होगा, 2 स्ट्रैंड्स होगा और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगे और प्रत्येक स्ट्रैंड जो है एक टेम्पलेट के रूप में काम करेगा, जिस पर एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएगा। ठीक है, और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होगा, 2 डीएनए बनेंगे। ठीक है, जिसमें से प्रत्येक में एक मूल यानी एक जो ओरिजिनल उसका पेरेंटल स्ट्रैंड होगा वो, और एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा जिसे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने जो है इस प्रक्रिया का सुझाव दिया। क्लियर हो गया? देखो, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया मेसेल्सन एंड स्टॉल के द्वारा। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इतना पढ़ो, समझो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच।